नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के जो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होता है उसमें 20 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं और उस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है हिस्ट्री का है और हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे हम। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा एशियंट हिस्ट्री से प्राइमरी के DSSB प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? पूरा पाषाण स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है? भीमबेटका की गुफा, होसंगी की गुफा, कुरनूल की गुफा, बराबर की गुफा। कौन सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा बराबर की गुफा। ये हमारा पूरा पाषाण काल का स्थल नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। बराबर की जो गुफा है ये कहाँ पे है? बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टान को काट कर किया गया है। इसका संबंध मौर्य काल से किससे संबंधित है? इसका संबंध मौर्य काल से है। ठीक है, जबकि भीमबेटका, होसंगी और कुरनूल गुफा पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो समझ में आ गया होगा जो हमें इसमें पूछा गया कि कौन सा पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो भीमबेटका, होसंगी ये सब पूरा पाषाण है, जबकि बराबर की गुफा ये गया में है और ये किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो देखो, ये तो सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन था? हड़प्पा जो सभ्यता था ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहले जो शहर खोजा जाता जब सिंधु घाटी सभ्यता की इसमें देखो, हड़प्पा नामक पुरातन सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाणिक हड़प्पा के से मिलने के कारण पहला जो शहर खोजा गया था, कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी एक कांस्य युगीन सभ्यता है और यहाँ का एक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? लोथल। यहाँ का एक प्राचीन बंदरगाह है लोथल। तो आप इसे याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य। तो सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। कांस्य युगीन कैसे है? देखो, इसमें आते हैं, हम इसे पढ़ते हैं कि नव पाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा प्रथम धातु थी, इसका इस्तेमाल मानव ने किया था। तो सबसे पहले जो मानव ने जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबा का प्रयोग किया था। तांबा, पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। पहले हमने तांबा का ही प्रयोग किया था, धातु का और पत्थर का ही प्रयोग किया जाता था, इसलिए तांबा और ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कांसा जो कि तांबा और रागा की मिश्र धातु की है। ठीक है, इसकी खोज भी इसी युग में हुई थी, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का कहते हैं। तांबा और रागा का मिश्र धातु है, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी और हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांस्य की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इसमें वो प्रवीण थे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे कांस्य की वस्तु बनाई जाती थी, ढलाई की जाती थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। अब इसमें मृतकों का टीला तो है नहीं, तो इसमें क्या है? मृत पुरुषों का स्तूप। तो ये है डी हमारा राइट आंसर है। ये भी DSSB PRT के एग्जाम में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था। देखो, इसमें क्या है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में रखालदास बनर्जी ने खोजी थी। और जो पहला जो शहर खोजा गया था वो कौन सा था? हमारा हड़प्पा। उसको
वो कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था और उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार, बृहद स्नानागार भी मिला है और यहीं मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में, और नर्तकी कांस्य मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? तो फतेहाबाद। बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी की एक सभ्यता है संबंधित एक पुरास्थल है। इस स्थल की खोज किसने की थी? R.S. विष्ट ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ से मिट्टी के बने हल मिले हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। यहाँ से बढ़िया किस्म के जौ भी प्राप्त हुए हैं। बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता था, तो इसे छोड़ते हैं। देखो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो कौन सा पुरातात्विक बंदरगाह था? ये सभी को पता होगा, लोथल। ठीक है, लोथल जो क्या था? हमारा सबसे पुराना बंदरगाह है। लोथल गुजरात के कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, सारा गवाला गांव में स्थित है। इसकी खोज 1954 में की गई। 1954 में इसकी खोज की गई। ठीक है, लोथल दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो आप इसे याद रखेंगे। दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कहाँ पहली बार KBS TGT की एग्जाम पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो हड़प्पा में पहला जो शहर खोजा गया था, हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व विस्तार हरियाणा में राजस्थान गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम में मकरान तट तक। इसी खोज किसने की थी? 1921 में जो हड़प्पा जगह खोजा गया था, दयाराम साहनी ने खोज की थी। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? तो यही है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल जो कि साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच में स्थित है लोथल। ठीक है, तो भोगवा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई थी? तो मैंने ये बता ही दिया आपको, हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। राम बहादुर दयाराम साहनी, यहाँ पर लिखा 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया था? महान स्नानागार कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में ही एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी, कांस्य नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इससे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्नानागार खोजा गया है उसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और गहरा कितना है? 2.4243 मीटर गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो समुद्री व्यापार कहाँ से होगा? लोथल, क्योंकि लोथल क्या था? बंदरगाह यहीं पे स्थित था, तो इसलिए यहाँ से समुद्री व्यापार होगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो वही है लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। DSSB मैट्रन वार्डन में परीक्षा में लोअर डिवीजन क्लर्क में भी पूछा गया है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। इसी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी।
नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपियों का उपयोग करते थे? चित्रात्मक। ए राइट आंसर है हमारा चित्रात्मक। देखो हड़प्पावासी जो थे भव्य चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में फिर वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बनावली हमने देख ही लिया था। हरियाणा में कौन सा स्थित है? राखीगढ़ी। ठीक है, ये हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर जिले में? हरियाणा के हिसार में जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1997 से लेकर 1999 ईस्वी के मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। तो काली जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी से क्या मिला है? 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिका मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी। तो RD बनर्जी हो गया राइट आंसर हमारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाला मोहर और बेलनाकार मोहर भी मिला। देखो यहाँ से पशुपति शिव की आकृति वाला एक मोहर मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए डैश की बलि था। किसका बलि था? घोड़े की बलि था, घोड़े। ठीक है, जैसे PRT के एग्जाम में देखो, अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ के नाम से जाना जाता है। इस यज्ञ का आयोजन प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए किया जाता था, जिसमें घोड़े की बलि जिसमें घोड़े की बलि देते थे। ठीक है, घोड़े की बलि। इस यज्ञ का उल्लेख वैदिक कालीन ग्रंथों तथा ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग तथा समुद्रगुप्त ने भी इसका आयोजन करवाया था। किसका? अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ किस वेद में श्वेताश्वेत्रोपनिषद सन्निहित है? तो श्वेताश्वेत्रोपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित है। डी हमारा राइट आंसर है। श्वेताश्वेत्रोपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित है, एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। इसे 108 उपनिषदों के मुक्तिका सिद्धांत में 14वें नंबर में। ठीक है, हमें ये याद रखना केवल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। तो रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? वाल्मीकि जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम यहाँ आगे आते हैं। देखो, रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं। ठीक है, जिसकी रचना इसकी रचना ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 2400 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। इसमें 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक है? 1 लाख है, इसलिए सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो समझ में आएगा, 24,000 श्लोक किसमें है? रामायण में। और 1 लाख श्लोक किसमें है? महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथों से संबंधित है? पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। तो महाभारत से संबंधित है। देखो, भागवत गीता का संबंध पौराणिक महाकाव्य महाभारत से है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। भगवत गीता भीष्म पर्व का एक अंश है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी।
गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म हुआ था। शंकर केरल में हुआ था। ठीक है, शंकर जिसे शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो अद्वैत सिद्धांत दिया था और ये भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवद गीता में कितने छंद हैं? तो अभी हमने पढ़ा था 700 श्लोक हैं भगवद गीता में। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसका संकलन श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को अनुव्रत कहा गया है। ठीक है, अनुव्रत किसमें संबंधित है? जैन धर्म में है। इसमें 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था और अंतिम जो ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर द्वारा किया गया था। तो 4 पार्श्वनाथ के द्वारा और 5वां जो किसने लाया था? महावीर स्वामी जी ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देख लो, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सुद्योधन था, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और गौतम से वो बुद्ध बन गए। ठीक है, इन्होंने प्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनारा में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। अब है, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। तो इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के समकालीन थे? कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो इसमें महावीर जो थे, महावीर स्वामी, ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। DSC प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया है। देखो, महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। नागार्जुन कनिष्क दरबार की महान विभूति थे। नागार्जुन कौन थे? कनिष्क दरबार के एक महान विभूति थे, जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। कौटिल्य के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तराशे शिल्प नहीं है? तो अजंता, कार्ले, नासिक, नागार्जुन कोंडा, ये हमारा डी राइट आंसर है। देखते हैं यहाँ पर डी। पत्थरों को काटकर बनाए गए स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल अजंता, कार्ले, नासिक, कान्हेरी इत्यादि है, जबकि नागार्जुन कोंडा पत्थर से तराशे गए शिल्पों के तहत नहीं आता। यह एक स्तूप है, इसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है? तो 6 स्कूल हैं। कितने हैं? 6 स्कूल हैं। तो ये हमारा 6 राइट हो गया। देखो यहाँ देखते हैं, 6 रूढ़िवादी स्कूलों को षट दर्शन कहा जाता है। इसमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेदांत शामिल हैं। इन विचारधाराओं में से अधिकांश कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त माना जाता है। यह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य है।
तो देखो इसमें तो 6 स्कूल है, 6 दर्शन कहा जाता है, जिनमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी थी? बौद्ध परिषदों की कुल संख्या 6, ठीक है, 6 बौद्ध परिषद हो गई है। पहला जो बौद्ध परिषद बुलाया हुआ था, ठीक है, इसका आयोजन महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु संरक्षण में किया था, राजगिरी में जो हुआ था। दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के संरक्षण में हुआ था, पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में 72 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पांचवा बौद्ध संगीति राजा मिंडन के संरक्षण में 1881 में वर्मा के मांडले में हुआ था। छठी बौद्ध संगीति काबाएओ में 1954 में आयोजित की गई थी, वर्मा के काबाएओ में। यह यूनू के संरक्षण में किया गया था, यूनू के संरक्षण में संपन्न हुई थी। तो 6 बौद्ध संगीति अब तक हो गए। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अभी हमने पढ़ा था अद्वैत का, ठीक है, अद्वैत। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने संसार में 4 पीठों की स्थापना की थी। इन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, ठीक है, अद्वैत सिद्धांत का। इन्होंने ही आत्मा और परमात्मा को एक रूपता का संदेश दिया और बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, जिनके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। अद्वैत भारत में सनातन वेदांत दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने की थी, किसने की थी? रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट द्वैत आते हैं, जितने भी यहाँ पे मत है उन सभी को देते हैं। देखो विशिष्टाद्वैत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दिया था। द्वैतवाद माधवाचार्य ने। द्वैताद्वैत पूछ ले तो निम्बकाचार्य ने। शुद्ध द्वैत पूछ ले तो बल्लभाचार्य ने। ठीक है, आगे देखते हैं अद्वैत। तो अद्वैत किसने दिया था? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा वेद मुख्य लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो संगीतात्मक कौन? हमारा सामवेद है। सबसे बाद का वेद, सबसे पुराना वेद बोले ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? सामवेद। देखो साम का अर्थ होता है संगीत या गान। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ द स्क्रिप्चर डैश के लिए एक प्रशब्द है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो इसलिए सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित पौधों के लिए द कैनन ऑफ द स्क्रिवेनरस एक परिभाषिक पद है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित है। त्रिपिटक 3 पिटकों में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से सम्मिलित है। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से सम्मिलित है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बामियान बुद्ध की मूर्तियों का भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो गंधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? तो महाजनपद जो सभ्यता थी वो किस में हुई थी? लौह युग की सभ्यता। इसमें क्या हुआ था?
का प्रयोग होने लगा था, इसलिए लौ युग सभ्यता इसे बोलते हैं। इसमें देखो लौ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों में लौ उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त हो की और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में किया। ठीक है, तो इसलिए लौह युग से बोलते हैं महाजनपदों के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पे? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, आपसे पूछ ले, बुद्ध 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्यागा, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद और महान राज्य मौजूद थे? तो उस समय 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपदों में देखो, काशी की राजधानी का है वाराणसी, अंक की राजधानी चंपा, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, मगध का गिरिब्रज, इसे राजगिरी के नाम से जानते हैं, वज्जी का वैशाली, मल्ल कुशीनगर, मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, कंबोज हाटक, गंधार तक्षशिला, पंचाल अहिछत्र, अवंती महिष्मती, सूर्यसेन मथुरा और अस्मक पोटली, ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में डैश में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। तेलंगाना ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो बुद्ध का जो जन्म है किससे संबंधित है? बुद्ध का जन्म है 60 से संबंधित, ज्ञान की प्राप्ति बौद्धिक विषय से संबंधित, प्रथम उपदेश चक्र, धम्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु स्तूप से संबंधित है। जन्म देखो जन्म किससे है? 12 बैल और 60 से, प्रबोधन बौद्धिक वृक्ष से, पहला उपदेश चक्र से, मृत्यु स्तूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं? तो इसमें बुद्ध महावीर जो थे इनमें से कोई नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, महावीर स्वामी जो जैन धर्म 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो वज्जी तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के नमूने में हुआ था, जो कि शाक गण के अंतर्गत आता था। और 16 महाजनपद में शाक गणराज है वो तो आता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए विकल्प, और इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें तो कोई नहीं सही होगा। अगर वज्जी मारेंगे तो वज्जी हो सकता है। ठीक है, वज्जी हम एक महावीर का अगर दिया हुआ तो वज्जी हम इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? देवियों का पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन और हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक अंतर है? देवियों का पूजा। देखो, कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कनिष्क के बाद, कब? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, जो कुंडलवन में हुआ था। हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ये किसने कहा? हीनयान ने कहा। आगे देखते हैं, हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा एवं देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते थे, इनकी पूजा करते थे। अतः अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। इसके अनुसार बुद्ध मानव के दुख
दुख दाता के रूप में अवतार लेते रहे। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म मक्का में हुआ। देखो, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा में मक्का के पास है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहलाती है। ठीक है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु के संरक्षक थे। बिंबिसार और अजातशत्रु के संरक्षक कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे किसके? इनमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, इसमें से कोई नहीं। देखो, बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। किसके? बौद्ध धर्म के। इसमें बौद्ध धर्म है ही नहीं। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए बेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया। बेलुवन। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगिरी में। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में। तो उसने अपने शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया। तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म का संरक्षण। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक तो सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है? राजा अशोक का पुत्र कौन है? कैवल्य अशोक का पुत्र नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं, कुणाल यह सम्राट अशोक की रानी पद्मावती के पुत्र थे। तिवाला तीवर यह सम्राट अशोक के कारुवाकी के पुत्र थे। जालौक यह सम्राट अशोक के पुत्र में से एक था। उनका उल्लेख कल्हण के राजतरंगिणी में किया गया है। तो कैवल्य नहीं है। और महिंद्रा और संघमित्रा को तो उन्होंने भेजा ही था, कहाँ पे? श्रीलंका में, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हाँ, बिल्कुल सही है। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। तो ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अशोक का जो शिलालेख पढ़ने का सर्वप्रथम अशोक का जो शिलालेख जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का शिलालेख सबसे पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता है? तो किसे? बिंदुसार को। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। किस अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो ए फर्स्ट और सेकेंड, पंचम शिलालेख फर्स्ट और थर्ड षष्ठ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, KBS 22 का एग्जाम पूछा गया है। देखो, यहाँ पे अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटा है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? शिलालेख की संख्या 14। इसके 5वें और 6ठे शिलालेख में धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख लिखा है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टी पैंथेलर ने की थी, जबकि सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यह एक बड़ा
और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? तो पाटलिपुत्र का है, जो मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है तो उसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। और उसमें उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और सम्राट शत्रु के उत्तराधिकारी पाटलिपुत्र नगर के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, इंडिका में। आपसे पूछ ले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डैश किसका था? अशोक का दादा था। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता है वो कौन सा होता है? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो अशोक का दादा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था। इसकी माता बलाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। पूछ लिया आपसे, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी महाराष्ट्र, जो वर्तमान महाराष्ट्र है। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्ट्रियाई शासक ने भारत में यूथीडेमिड साम्राज्य की नींव रखी? तो डेमोट्रियस फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कनिष्क किससे संबंधित है? कुषाण राजवंश से संबंधित है। देखो कुषाण के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इसके शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्धचरित लिखी। तो अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहता था, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। ये कनिष्क के राज कवि थे अश्वघोष, और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है बुद्धचरितम, संस्कृत का एक महाकाव्य है। अश्वघोष द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सौंदर्यानंदकाव्यम, शारिपुत्र प्रकरणम आदि। ठीक है, तो ये सब जो कृतियाँ हैं किसकी हैं? अश्वघोष की हैं। कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, उन्होंने गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। तो कुषाण इसका राइट आंसर है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय और धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य आदि के लिए विख्यात था। कनिष्क के काल में सर्वाधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। गंधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियाँ ही अब से विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इस शैली का यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। मथुरा शैली में अनेक स्तूप मूर्तियों
का भी निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है? तो लक्षणा देवी मंदिर। लक्षणा देवी मंदिर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भरमौर स्थित सबसे बड़ा मंदिर लक्षणा देवी का मंदिर है। किसका है? भरमौर में लक्षणा देवी का मंदिर है, जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है। यह देवी दुर्गा और महिषासुर मर्दनी रूप को समर्पित है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है और भारत में के सबसे पुराने अवशिष्ट लकड़ी के मंदिर में से एक है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। सी राइट आंसर है हमारा, सी। देखो, गुप्त वंश की स्थापना अगर पूछ ले तो श्रीगुप्त ने की थी। इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी में नया संवत स्टार्ट किया, जिसे विक्रम संवत कहा के नाम जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका सदाधिकार है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। देखो, गुप्त वंश के शासन के दौरान वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सदाधिकार है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के याद में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के महरौली स्थित, ये भी वही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, डीएसपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस में कहाँ हैं? औरंगाबाद में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। 29 गुफाएं अजंता में, 34 गुफाएं एलोरा में हैं। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो वही अभी महाराष्ट्र मैंने बताया था, और औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। गुप्त काल में चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता महाराष्ट्र और बाघ मध्य प्रदेश की गुफा। अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिसमें सिर्फ 6 गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 ही शेष है। इसका निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं सदी तक किया गया। इसमें गुफा नंबर 16, 17 गुप्तकालीन है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, जबकि बाघ की गुफा लौकिक जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर सभी को पता है, कोणार्क में उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज डैश वंश का शासक थे। तो राज किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे। बी। देखो, राजा प्रथम दक्षिण भारत के चोल वंश का महानतम शासकों में से था। इसका शासनकाल किस वंश से? चोल वंश के। इसका शासनकाल 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। राजा प्रथम ने तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया, और इसने तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
तो किसने किया था इसकी स्थापना? राजा प्रथम ने। चोल वंश की राजधानी कहाँ पे है? इसमें सही खोजना। चोल वंश की राजधानी उरैयूर सही है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, तो इसमें कौन सा दोनों सही होगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम, दंती दुर्ग, राजा प्रथम, विजयालय। तो राजा प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक कहा जाता है। तो वो राजा प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। जबकि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। राज कला और धर्म के संरक्षण होने के साथ साथ संगठनात्मक और राजनीतिक प्रभावशाली शासक भी था। सम्राट बनने के उपरांत उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व में कलिंग, उड़ीसा तक विजय प्राप्त की थी। अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? घारापुरी द्वीप कहाँ पर स्थित है? मुंबई तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल। दो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत आता है। इस मंदिर का निर्माण 1025 से 1050 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड के चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। बुंदेलखंड के चंदेल शासक राजा धंगदेन लिखा हुआ धंगदेव होगा के द्वारा बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है कंदरिया देव महादेव का मंदिर। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? चिदम्बरम का चोल मंदिर नयनार से संबंधित है। चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? तो 4 हाथ दिखते हैं। नटराज के बारे में आइए देख लेते हैं हम। नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। किस वंश में हुआ था? चोल काल में नटराज की मूर्ति का निर्माण हुआ। नटराज शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है जिसमें भगवान शिव की 4 भुजाएं हाथ हैं। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। एक पांव से उन्होंने एक बौने अकस्मा को दबा रखा है। बौने को दबा रखा है। दूसरा पांव नित्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। डैश मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा किया गया था। तब विदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल ने किया था। चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी आपसे पूछ ले तो बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अंतवर्मन किस वंश का शासक है? गंग वंश का शासक है। सी राइट आंसर होगा। अंतवर्मन पूर्वी गंग वंश का एक प्रमुख राजा था जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी में शासन किया। ओडिसी के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। राजवंश पूर्वी गंग राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? तो चट्टानों को काटकर कौन सी गुफा नहीं बनाई गई है? तो कोणार्क का गुफा थोड़ी है, ये मंदिर है। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी है? यहाँ देख लेते हैं। देखो पल्लव की राजधानी कौन सी? कांची।
चालुक्य वंश की राजधानी बादामी, पांड्य वंश की राजधानी मदुराई, कदम वंश की राजधानी वैजयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक और एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा और अद्भुत वास्तुशिल्प है? तो कौन सा इसमें? एलोरा का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर, खजुराहो या चतुर्भुज विष्णु मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर। तो ये है एलोरा के कैलाश मंदिर। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, एलोरा का कैलाश मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया। यह भगवान शिव का मंदिर है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अब महाबली का रथ मंदिर पूछ ले तो इसका निर्माण नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने किया था और इसका कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूट एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण। खजुराहो मध्य प्रदेश चतुर्भुज मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो मंदिर का। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन सेकेंड ने करवाया। नरसिंहवर्मन सेकेंड ने। सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पे है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति प्रतिमा किसका उत्तम उदाहरण है? तो चोल वंश कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांडव नृत्य के प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? तो कारकोट राजवंश। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? अभिनव सिद्धराज की उपाधि किसने धारण की थी? भीम सेकेंड ने। संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है। संगम काल दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी BC से 3री शताब्दी AD तक संगम काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? सबसे उत्तम दरवाजा कौन सा है? दिल्ली का दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। देखो, दिल्ली दरवाजा को इब्न बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत किस पर लिखा है? रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी देता है। यह कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता की जो यात्रा वृत्तांत रेहला है और ये मोरक्को का निवासी था। भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। सिख मुगल इस बाहर से आए। तो मूल निवासी कौन है? देखो, द्रविड़ भारत के मूल निवासी से इनका संबंध मुख्य दक्षिण भारत से है। इस मूल के लोग को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा बोलते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब हमारा एशियन हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिडवल हिस्ट्री के बारे में जब तक जितने भी क्वेश्चन आए उसे देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।